आप लोग? मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। अलग अलग जजमेंट्स को, अलग अलग ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वगैरह को भी हम डिस्कस किया करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी कमेटी मेंबर्स का सोसाइटी के मेंबर्स के साथ में डिस्प्यूट होता है कई सारे मैटर्स को लेके, और जब रजिस्ट्रार ऑफिस मैटर पहुंचता है अलग अलग कोर्ट्स में, जैसे कोऑपरेटिव कोर्ट में, कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो वहां पे जाके सोसाइटी कमिटी मेंबर्स का ऐसा ऑब्जेक्शन रहता है कि हमें पार्टी उसमें नहीं बनाया जाए। जो हमने किया सोसाइटी के लिए किया, तो सोसाइटी वर्सेस जो भी मेंबर का डिस्प्यूट हो वो रहे, सोसाइटी पार्टी रहे। हमारा नाम उससे हटा दिया जाए, चेयरमैन का नाम उससे हटा दिया जाए, सेक्रेटरी का नाम उससे हटा दिया जाए, ट्रेजरर का नाम उससे हटा दिया जाए, और कमिटी मेंबर्स का नाम उसमें नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो, हमारे अगेंस्ट में कुछ ऐसा नहीं हो। जो हो सोसाइटी के अगेंस्ट में हो, जो भरना है पैसा सोसाइटी को भरना पड़े, और हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं हो तो सोसाइटी को भरना पड़े। मतलब सोसाइटी के पूरी सोसाइटी जो मेंबर्स जो पैसा जो भरते हैं, इसका मतलब लाइबिलिटी वहां शिफ्ट हो जाएगा, सोसाइटी के ऊपर सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वही है, क्या ऐसा हो सकता है। सारे इस टाइप के काम करने के बाद जब लाइबिलिटी फिक्स होने की बात हो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपके ऊपर सेट करने की बात हो, तो आप हाथ खड़े कर दोगे और बोलोगे कि सोसाइटी के ऊपर फिक्स कर दिया जाए। क्या ऐसा हमें पार्टी नहीं बनाया जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक है, गलती करने से क्या बाकी कमिटी मेंबर्स बच सकते हैं, और क्या बच जाएंगे, और सिर्फ सोसाइटी उसमें जवाबदेही उसकी ही होगी क्या? ठीक है, तो आज का जो केस है बहुत फास्ट से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो जजमेंट है ये कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट का है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट का है, और इसमें सोसाइटी जो है, तो सोसाइटी है इसमें क्वांटम पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, खार का एक सोसाइटी है मुंबई का, और जजमेंट बहुत रिसेंट है, जुलाई 2026 का ही जजमेंट है। और इसमें सोसाइटी गई थी अपना रिवीजन एप्लीकेशन लेके कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में अगेंस्ट दी कोऑपरेटिव कोर्ट, कि कोऑपरेटिव कोर्ट में ये जो चल रहा है उसको स्टे कर दिया जाए। स्टे किस बेस पे कर दिया जाए? क्योंकि अलग किसी एक कोर्ट में चल रहा है, तो ये वहां पे इसका हमारा नाम उसमें से हटा दिया जाए और इसे स्टे किया जाए। तो यहाँ पे जो है सोसाइटी हैज रिलाइड ऑन द रूल नंबर 10 ऑफ द सीपीसी 1908, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी लोअर कोर्ट पे कहीं पे चल रहा है तो उसको स्टे कर दिया जाए और आगे प्रोसीडिंग्स नहीं हो। अब यहाँ पे क्या है, रिवीजन एप्लीकेशन या कोऑपरेटिव कोर्ट के अगेंस्ट में जो लेके आए थे, ये क्या है कि क्वांटम बार सीएचएस में इन्होंने चैलेंज किया ऑर्डर पास बाय द कोऑपरेटिव कोर्ट, जिसमें रिफ्यूज किया कि इनका नाम वहां से हटाया नहीं जाए। अब इनका कहना है, सोसाइटी कमेटी मेंबर्स का ये कहना है, सेक्रेटरी का कहना है, चेयरमैन का कहना है, ट्रेजरर का कहना है, बाकी सारी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर्स का कहना है कि सोसाइटी को ही ओनली पार्टी बनाया जाए, हमारा नाम उसमें से हटा दिया जाए। मैटर क्या है कि एक साहब है और उनसे इन्होंने वसूली किया मेंटेनेंस के ड्यूज के नाम पे 54.79 lakhs इन मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, और ये रिकवरी क्या है, ये रॉन्गफुल रिकवरी किया गया इनसे। सो द डिस्प्यूट लाइज ओवर wrongful recovery of 54.79 lakhs from a member of the society। ठीक है, तो अब इनका जो भी फ्लैट नंबर है A1404 इन दिस क्वांटम पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खार का जो है, तो इनका जो एलिगेशन है कि सोसाइटी ने इनसे ये जो पैसा है ये गलत तरीके से वसूली किया एज आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस चार्जेस 2017 से लेके 2024 के ड्यूरेशन में। अब ये जो पीरियड है कोई छोटा पीरियड नहीं है, 17, 18, 19, 20, 4 मतलब ऑलमोस्ट 7 साल 6-7 साल में आपने ये वसूली किया। इसका मतलब इसके अंदर 2 मैनेजिंग कमेटी भी 2 बार आ चुकी है। तो इस पीरियड के अंदर ये जो वसूली किया गया, इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि किसी एक सेक्रेटरी को नहीं दिखाई दिया, किसी एक चेयरमैन को नहीं दिखाई दिया, किसी एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को नहीं दिखाई दिया। ये तो इतना लंबा पीरियड तक होता रहा। अगर 3-3 महीने भी आप कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, मेंटेनेंस के चार्जेस, मतलब कितनी बार ये ऑकेजन्स हुए, कम से कम 4x6 आप कर लो, 24, 25, 26 बार आपने ऐसा वसूली किया। क्या आपको एक भी बार ध्यान नहीं आया कि इसमें कहीं पे गड़बड़ी है, कि इसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं? ठीक है, अब मेंबर का यह कहना है कि इन्होंने जो रिलीफ मांगा है कोऑपरेटिव कोर्ट से, इनका कहना है कि
पहले तो ये मेंटेनेंस बिल को तुम ठीक करो, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको आप इम्प्लीमेंट करो, और आप ये डिक्लेरेशन करके दो कि तुमने ये जो रिकवरी किया है ये इलीगली रिकवरी किया हुआ है। इसको छोड़ के आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड जो आप मुझे करोगे पैसा वो 18% इंटरेस्ट के साथ में अभी आपको करना पड़ेगा, और एक्शन अगेंस्ट दी मैनेजिंग कमेटी की जो भी मेंबर्स है उनके अगेंस्ट में आपको एक्शन लेना है, और ये मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स का इनका सस्पेंशन भी कराओ, हटाओ इनको ये मैनेजिंग कमेटी के मेंबर के ऑफिस से। ठीक है, तो ये सारी रिलीफ जो है इन्होंने मांगा हुआ है, और यहीं से मैनेजिंग कमेटी को तकलीफ होना शुरू हो गया कि हमारा नाम क्यों डाल दिया उसमें, अब तो हमें कुर्सी से भी हटाना ये चाहता है और 18% हमसे ही वसूली करना चाहता है। ठीक है, अब चलते हैं सोसाइटी जो मेंबर, इनका जो आर्ग्यूमेंट है क्या है, इनका आर्ग्यूमेंट है ये, तो इन्होंने जो रिलीफ्स मांगा हुआ है कि मुझे ये चीजें मुझे करके दो, इन्होंने कोर्ट से ये रिलीफ मांगा हुआ है, ठीक है, रेमेडी मांगा हुआ है। पर इनका आर्ग्यूमेंट क्या है, कमिटी मेंबर्स आर नेसेसरी पार्टीज। क्यों इनको मैंने पार्टीज बनाया है, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया है मेंटेनेंस का, बिलिंग का, इन्होंने सबने मिलके लिया हुआ है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये 6-7 साल का ये पीरियड है, इसका मतलब 2 मैनेजिंग कमेटी इसमें आके गई होगी, और इतने सारे इसमें लोग हैं तो इनके ऊपर सबकी किसी ना किसी के तो उसमें नजर बननी चाहिए थी कि ये गलत हो रहा है करके। 54.79 लाख मतलब ऑलमोस्ट 55 लाख, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, और अब आउटस्टैंडिंग के नाम पे आपने इतना वसूली कर लिया। फेल टू इश्यू प्रॉपर बिल्स, इन्होंने सही मेंटेनेंस बिल इतने सालों में इश्यू नहीं किया, और जबरन करके आर्बिट्रेरीली अपने मन मर्जी से इन्होंने ये इतना अमाउंट इन्होंने वसूली कर लिया। इसको छोड़ के फाइनेंशियल लॉस जो है ये मुझे हुआ है इनके वजह से, और इसीलिए मैं ये रिलीफ मांग रहा हूं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं सोसाइटी तो इसमें पार्टी है ही, इंडिविजुअल जितने भी इसमें ऑफिस बेयरर्स हैं ये भी इसमें पार्टी रहेंगे। ठीक है, ऑफिस बेयरर्स मतलब ऑफिसर्स, सारे कमेटी के मेंबर्स वो ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, जिसको स्पेसिफिक किसी ऑफिसर को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, कोई पोस्ट असाइन करते हो, वो ऑफिस बेयरर है, जैसे चेयरमैन है, जैसे सेक्रेटरी है, जैसे ट्रेजरर है, तो आप भाग नहीं सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं सबको रिस्पॉन्सिबल मांग रहा हूं। अगर मैं अपनी पर्सनली अगर बात करने की कोशिश करूं, ठीक है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर में 73 सेक्शन 73 में आप देखोगे कि सारे कमेटी मेंबर्स जो है फॉर देयर एक्ट एंड ओमिशन या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल है। अब ये सेम चीज अगर आप देखोगे मॉडल बायलॉज के अंदर भी, वहां पे भी 137 में इसी चीज को बताया गया है। ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल का मतलब है ये कर रहा है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, वो कमेटी मेंबर कर रहा हो तो भी रिस्पॉन्सिबल हो, सोसाइटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी और बाकी लोग भी कर रहे हैं तो भी आप सारे कमेटी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल हो। और कोऑपरेटिव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर में ये प्रोविजन भी है, जब कोई डिसीजन लिया जाता है, अगर आपका कोई डिसेंट है, आपका सहमति नहीं है, आप लिख के बता सकते हो। ठीक है, आपकी सहमति है, आप वहां पे सिग्नेचर कर रहे हो जो भी रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। अब सोसाइटी का आर्गुमेंट इसमें है कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर शुड बी, इसलिए रिमूव करना चाहिए उन लोगों का नाम और सिर्फ सोसाइटी को उसको पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस का जो पेमेंट है मेड टू द सोसाइटी, ये किसी इंडिविजुअल को नहीं किया गया है, ये सोसाइटी को आपने मेंटेनेंस का बिल भरा हुआ है। ठीक है, और कमिटी मेंबर्स एक्टेड ओनली इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, कोई जानबूझ के या जबरदस्ती आपके अगेंस्ट में किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है। सो होल्डिंग द ऑफिस डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट पर्सनल लाइबिलिटी। अब इनका कहना है कि ठीक है, अगर मैं चेयरमैन हूं या मैं सेक्रेटरी हूं या मैं ट्रेजर हूं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरी लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। सो द डिस्प्यूट शुड रिमेन बिटवीन द मेंबर और सोसाइटी के बीच में रहे और कमिटी मेंबर्स को या ऑफिस बेरर्स जो है उसमें, उनको उसमें पार्टी नहीं बनाया जाए आपके पिटीशन में, ये इनका कहना है। सो दी सोसाइटी रिलाइड ऑन रूल नंबर 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो हमने पहले डिस्कस किया, जहां पे स्टे कराने की ये बात कर रहे हैं कि ये जो भी चल रहा है इसको स्टे करा दिया जाए, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कोर्ट ने क्या बोला, केस क्या है, मेंबर ने क्या रिलीफ्स मांगा हुआ है, सोसाइटी का क्या आर्ग्यूमेंट है, और जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी जिनसे ये वसूली किया गया है इनका क्या आर्ग्यूमेंट है। दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हमने देख लिए। अब कोर्ट क्या बोल रहा है हम देख रहे हैं। कोर्ट ने ये अपील किया, जो कोऑपरेटिव कोर्ट ने जो भी अपना जजमेंट दिया है, जो भी अर्लियर जो ऑर्डर पास किया है, ठीक है, रूल किया हुआ है,
उसको उसने अपहेल्ड किया, वो सही है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक फाइनेंशियल, ठीक है, एलिगेशंस मेड अगेंस्ट दी कमिटी मेंबर्स, वो ठीक है। अब डिस्प्यूट सीक्स दी रिलीफ अगेंस्ट देम पर्सनली, ठीक है, पर्सनली मतलब जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं और जो ऑफिस बेयरर्स है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, खाजिनदार, अध्यक्ष और, ठीक है, इन सबको रिस्पॉन्सिबल उसमें माना जाएगा, सचिव को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सो देयर प्रेजेंस, इनके जो पिटिशन है उसके अंदर उनको पार्टी बनाना जरूरी है, उनका नाम हटाया नहीं जा सकता है। ये बाद में ट्रायल में डिसाइड होगा कि उनका नाम रखना है या उनका नाम नहीं हटाना है। जब जब जैसे ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ट्रायल चलता रहेगा, दलीलें चलती रहेगी, आर्ग्यूमेंट्स होती रहेगी, ड्यूरिंग दैट इट विल बी डिसाइडेड एंड नॉट बिफोर दैट व्हेन मेकिंग द पिटिशन एंड मेकिंग देम द पार्टीज, ठीक है ना, ये वर्सेस ये जैसे हम करते हैं, तो उस टाइम में ऐसा हटाना ये सही नहीं रहेगा। सो द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल लायबिलिटी टू बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द ट्रायल, नॉट एट द प्रिलिमिनरी स्टेज, करेक्ट। सो नो लीगैलिटी और मटेरियल इलीगैलिटी इन ट्रायल कोर्ट्स डिसीजन, जो ट्रायल कोर्ट ने लिया है, मतलब कोऑपरेटिव कोर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसकी कोई इलीगैलिटी की कोई एक्सक्यूज नहीं बनती है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। और कोर्ट का फाइनल ऑर्डर क्या है, कोर्ट ने क्या किया, डिसमिस कर दिया, सोसाइटी ने जो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया था उसको खारिज कर दिया। कमिटी मेंबर्स विल रिमेन पार्टीज इन द डिस्प्यूट, उनका नाम उस पिटीशन में रहेगा, ठीक है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और ये बाकी जितने भी कमेटी मेंबर्स है उनका नाम वर्सेस में रहेगा। सो अलाउड द ट्रायल कोर्ट बिफोर कोऑपरेटिव कोर्ट टू कंटिन्यू, वहां पे चालू रहेगा, वहां पे स्टे नहीं होगा, जैसे आपने यहाँ पे रूल 10 ऑफ द सीपीसी 1908 में आपने मांगा है। एंड डायरेक्टेड बोथ दी पार्टी, भाई तुम अपना अपना खर्चा जो भी है, ट्रायल वगैरह ये जो चलता रहेगा, ठीक है, कोऑपरेटिव कोर्ट में तुम अपना खर्चा करो और तुम भी अपना खर्चा करो, दोनों पार्टीज अलग अलग खर्चा करो। इसका मतलब ये है पर्सनली उनको खर्चा करना पड़ेगा और अब सोसाइटी के, ठीक है ना, वहां से खाली करने का मतलब नहीं बनता है। तो जो कमेटी मेंबर्स को ऐसा लगता है, जिस सेक्रेटरी को ऐसा लगता है, जिस चेयरमैन को ऐसा लगता है, ठीक है, जो ट्रेजरर को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लायबिलिटी फिक्स नहीं होगी, आपको पार्टी नहीं बनाया जाएगा पिटिशन में, आप बच जाओगे, ठीक है, आपकी लायबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी, तो ऐसा मत सोचो। जब काम करना है प्रॉपरली करना है, एक बच जाएगा दूसरा नहीं बचेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी लायबिलिटी इक्वली फिक्स होगी, सबको एक साथ पार्टी बनाया जाएगा और उसकी वैलिडिटी भी है। जैसे मैंने मॉडल बायलॉज की बात की और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की बात की, जहां पे जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच डिसीजन टेकन, ईच एक्ट एंड ओमिशन बाय द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स मतलब सारी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के अंदर में चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर भी आते हैं। वो ऑफिसर्स जो हैं सारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स ऑफिसर्स हैं, मगर अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली दिया गया है, ठीक है, स्पेसिफिकली ये अगर आपको 5 साल के लिए दिया गया है या जितने भी टाइम आपके लिए दिया गया है, चेयरमैन का, सेक्रेटरी का और ट्रेजरर का, तो आपकी लायबिलिटी तो ज्यादा बन जाती है, ठीक है, और कम से कम इक्वली तो बनती ही है। सो आप पार्टी रहोगे, आपके ऊपर लायबिलिटी फिक्स होगी, तो ऐसे काम नहीं करना है आर्बिट्रेरीली। जैसे यहाँ पे गलत तरीके से 55 लाख ऑलमोस्ट अराउंड इनसे वसूली किया गया है, तो ऐसे कोई भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर या जो ऑफिस बेयरर्स है उनको लेके जाया जा सकता है रजिस्टर ऑफिस और कोऑपरेटिव कोर्ट में, और पार्टी भी बनाया जा सकता है, लायबिलिटी भी फिक्स हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के जो करना है अपने टेन्योर में अच्छा ही काम करना है। तो ऐसा ही कोऑपरेटिव कोर्ट के और ऑनरेबल हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और अलग अलग रजिस्ट्रार ऑफिस के जजमेंट्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।